हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिस्ट्री होलिक। इस वीडियो में हम शिशुनाग डायनेस्टी और नंद डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हम 16 स्टेट्स ऑफ महाजनपदास को कवर कर चुके हैं, ग्रोथ ऑफ मगधन एम्पायर को कवर कर चुके हैं, जिसमें सबसे पहले हमने हर्यंग डायनेस्टी को देखा, जिसमें कि बिंबिसार, अजातशत्रु कुछ इम्पॉर्टेंट राजा थे उस डायनेस्टी के। अब हम उसके बाद हर्यंग डायनेस्टी के बाद शिशुनाग डायनेस्टी और नंद डायनेस्टी को देखेंगे ग्रोथ ऑफ मगधन एम्पायर की सीरीज़ में। ठीक है, तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। तो अब हम बढ़ते हैं वीडियो में आगे और देखते हैं शिशुनाग डायनेस्टी का टाइम पीरियड क्या था। तो शिशुनाग डायनेस्टी जो कि 430 या 413 से लेकर 364 या 345 BC तक था। सबसे जो आप बोल सकते हैं वैलिड या सबसे ज़्यादा जगहों पे यूज होने वाला मिलने वाला जो टाइम पीरियड है वो आपको 413 से 445 BCE का है। एंशियंट चीज़ों की जो चीज़ें थी डायनेस्टी, इन सब के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है हमें। कुछ आर्कियोलॉजिकल, कुछ लिटरेरी जो सोर्सेज मिलते हैं उसी के बेस पे एंशियंट हिस्ट्री और लिखी गई है ज़्यादातर। तो इनके टाइम पीरियड में अक्सर कन्फ्यूज़न होता है या कुछ अलग अलग बुक्स में अलग अलग टाइम पीरियड मिल जाता है। तो जो हमें सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है, सबसे ज़्यादा जगह पे मिलता है, वही उसी को हम ज़्यादातर वैलिड मान लेते हैं। ठीक है, तो 413 से लेकर 345 BCE तक का जो टाइम पीरियड है ये आपको आप बोल सकते हैं कि ज़्यादा ऑथेंटिक है, ज़्यादा जगहों पर हमें यही मिलता है। अब हम देखते हैं शिशुनाग डायनेस्टी के फर्स्ट किंग यानी कि शिशुनाग के बारे में। तो जो मगध के लोग थे, ठीक है, वो एक जो रूलिंग फैमिली थी हर्यंग डायनेस्टी की, ठीक है, जिसमें कि आप बोल सकते हैं हिंदी में उसको पितृहंता वंश भी कहा जाता था, क्योंकि वो सारे के सारे पेट्रीसाइड थे। उन सब के सबों ने अपने अपने पिता की हत्या की थी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं लोग उनसे अब परेशान हो चुके थे उस रूलिंग फैमिली से। तो उन्होंने क्या किया, सारे लोगों ने मिल के जो भी हाई जो है आप बोल सकते हैं हाई पोस्ट पे जितने लोग भी थे, हाई रैंकिंग ऑफिशियल, उन सब ने मिलके ये डिसाइड किया वहाँ मगध के लोगों ने कि अब हमें इस रूलिंग फैमिली को हटाना है और इसकी जगह किसी मतलब अच्छे इंसान को जो कि मगध को रूल कर सके, ऐसे इंसान को बैठाना है। तो उसमें था एक अमात्य जिसका नाम था शिशुनाग। ठीक है, और ये एक हाई रैंकिंग ऑफिशियल भी थे और जिस समय ये मतलब मगध में कार्यरत थे ऑफिशियल, ठीक है, एज अ ऑफिशियल, एज अ ऑफिसर, उस समय ये काशी के गवर्नर थे। ठीक है, शिशुनाग। और उसके बाद फिर वहाँ के मगध के लोगों ने शिशुनाग को ही एज अ किंग मगध की गद्दी पर बैठा दिया। और मगध की गद्दी पर बैठते ही शिशुनाग का पहला काम जो था कुछ टाइम बाद वो इनका ये था कि इन्होंने अपनी सेकेंड कैपिटल बनाई वैशाली को। और इनका जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट था वो अवंती को जीतना था। ठीक है, इसके पहले आप देखेंगे जो वैशाली, काशी, कौशल, इन सबको काफ़ी सारे इम्पॉर्टेंट कौशल से तो इनकी दोस्ती चल रही थी मगध की, क्योंकि उनके बिंबिसार के वहाँ से रिलेशन था, महाकोसला से बिंबिसार की शादी हुई थी। ठीक है, तो उनका तो मैत्रीपूर्ण संबंध था। लेकिन फिर शिशुनाग ने अवंती को जीत लिया, सबसे इम्पोर्टेंट काम। उसके बाद फिर वत्स और कौशल को भी एनेक्स कर लिया, उसको भी जीत के इन्होंने मगध में मिला दिया शिशुनाग ने। ठीक है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट काम, अचीवमेंट था शिशुनाग का। इसके बाद आते हैं इस डायनेस्टी के दूसरे किंग जिनका नाम था कालाशोक। कालाशोक को पुराणों में काकवर्ण भी कहा जाता है। ठीक है, और ये शिशुनाग के बेटे और सक्सेसर थे। इन्होंने वैशाली से फिर से कैपिटल को कहाँ शिफ्ट कर दिया, पाटलिपुत्र में। ठीक है, और इन्होंने एक सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल कराई, कहाँ पे, वैशाली में। आप इसके पहले देखेंगे कि अजातशत्रु वाले वीडियो में अजातशत्रु ने फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कराई थी और अजातशत्रु बुद्ध के कंटेम्परेरी भी थे। ठीक है, तो अजातशत्रु ने फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कराई थी, कालाशोक ने सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल कराई थी। ठीक, और उसके बाद जो पुराण में लिस्ट मिलती है उसमें ऐसा माना गया है, या उस लिस्ट में नंदीवर्धन और महानंदिन ये दो लास्ट किंग बताए गए हैं शिशुनाग डायनेस्टी के, जिसमें महानंदिन एकदम लास्ट रहते हैं और जिसका मर्डर किया जाता है, जिसको मार दिया जाता है महापद्मनंद के द्वारा, और जिसके बाद हमारी नंदा डायनेस्टी स्टार्ट होती है। तो आप देख रहे होंगे इन लोगों के बारे में काफ़ी कम जानकारी है, क्योंकि जो लिटरेरी सोर्सेज होते हैं जैसे कि पुराण हो गए, बुद्धिस्ट टेक्स्ट हो गए, जो जैन टेक्स्ट हो गए, इन्हीं सोर्सेज से हमें इनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है। ठीक है,
अब हम देखते हैं नंद डायनेस्टी के बारे में। नंद डायनेस्टी जिसका टाइम पीरियड 345 से लेकर 321 BCE तक था। इसको आप 364 से 324 भी देख सकते हैं, लेकिन वही जो ज़्यादा वैलिड ऑथेंटिक ज़्यादा जगहों पे यूज होता है वो 345 से 321 BCE तक का है। ठीक है। नंदा डायनेस्टी के फर्स्ट किंग कौन थे? महापद्मनंद। महापद्मनंद को इतिहास का इंडिया का पहला हिस्टोरिकल एम्परर कहा जाता है। ठीक है, कि इंडिया का अगर पहला कोई हिस्टोरिकल एम्परर हुआ है तो वो थे कौन? महापद्मनंद। और इंडिया का फर्स्ट एम्परर किसको कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है। यह डायनेस्टी खत्म होने के बाद मौर्य डायनेस्टी स्टार्ट होगी चंद्रगुप्त मौर्य से, जिसमें हम इनके बारे में डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो उसके बाद फिर जो बुद्धिस्ट ट्रेडिशन है, जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट मिलते हैं हमें, जो बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के लोग हैं, वो महापद्मनंद को उग्रसेन भी कहते हैं, यानी कि उग्रसेन के नाम से बुद्धिस्ट टेक्स्ट में इनका उल्लेख किया गया है। जो जैन टेक्स्ट है परिशिष्ट पर्वन, उसमें बोला गया है कि जो नंद किंग है वो एक गणिका यानी कि कोटसन के क्या हैं? बेटे थे। ठीक है, एक गणिका थी यानी कि नाचने वाली, उनके बेटे थे। ठीक है, जो जैसे कि कोर्ट वगैरह में जो महासभाएं लगती थी राजा महाराजाओं की, उसमें जो लेडीज़ जो औरतें डांस करती थी उनके बेटे थे। ऐसा परिशिष्ट पर्वन जो कि एक जैन टेक्स्ट है उसमें कहा गया है। जबकि जो ग्रीक राइटर हैं सर्टियस, उनका ये कहना है कि महापद्मनंद जो है वो एक बार्बर थे, यानी कि जो किंग थे उनको जो है एक रानी एक जो है क्वीन के एक लवर थे, सॉरी जो क्वीन थी जो रानी थी उनके एक लवर थे। ठीक है, जिनसे क्या हुए थे? ये पैदा हुए थे, और उन्होंने जो है जो उनके लवर थे उनको इंस्टिगेट करा के इन्होंने राजा को मरवा दिया था। ठीक है, यानी कि जो रानी थी वो अपने प्रेमी को इंस्टिगेट करके उसको भर के कि इसको मार दो तो हम दोनों अच्छे से रह पाएंगे फ्रीली सब। ठीक है, तो वो जो है क्या करता है? रानी के बहकावे में आकर राजा को मार देता है। तो रानी और वो जो उसका प्रेमी था उसी के बेटे कौन थे? महापद्मनंद। ठीक है, ऐसा हमें कहाँ मिलता है? ग्रीक राइटर सर्टियस के द्वारा ये हमें बताया जाता है। पुराण्स में महापद्मनंद को शिशुनाग डायनेस्टी का ही एक आप बोल सकते हैं इलेजिटिमेट सन बताया गया है। ठीक है, यानी कि आप बोल सकते हैं कि एक शूद्र वुमेन और जो किंग थे उनके द्वारा पैदा की गई संतान। ठीक है, किसको बोला गया है? महापद्मनंद को पुराण्स में ऐसा बताया गया है। ठीक है, तो महापद्मनंद की पैदाइश को लेके काफ़ी सारा जो है आप बोल सकते हैं कि बहुत सारा इसमें संशय है। बहुत अलग अलग आप देख रहे हैं टेक्स्ट में, अलग अलग ट्रेडिशंस में अलग अलग राइटर्स के द्वारा अलग अलग तरह की बातें लिखी गई हैं कि ये किसी का कहना है कि वो एक गणिक के बेटे थे, किसी का कहना है कि वो एक इलेजिटिमेट सन थे शिशुनाग डायनेस्टी के। ठीक है, तो इस तरह की तमाम बातें कही गई हैं। तो इस तरह से आप बोल सकते हैं कि जो नंदास थे, ठीक है, वो अधर्मिका यानी कि इनको क्या बोला गया है बुद्धिस्ट टेक्स्ट में? अधर्मिका बोला गया है। अधर्म जो कि धर्म के नाम को फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, यानी कि धर्म के नाम यानी जो धर्म की चीज़ें होती हैं कि धर्म में भाई जो राजपूत होते थे, सॉरी राजपूत नहीं, जो क्षत्रिय होते थे वो राजा बनते थे, इन सब टाइप की जो और भी होती हैं धर्म के नॉर्म्स, ठीक है, उनको नंदास क्या करते हैं? फॉलो नहीं करते हैं। तो इनको क्या बोला गया? अधर्मिका बोला गया है नंदास को। बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो है नंदास को क्या बोलते हैं कि अन्नत कुला बोलते हैं कि अननोन लाइनेज, यानी ये कहाँ से पैदा हुए हैं, इनकी क्या लाइनेज रही है, इनका वंश कहाँ से आया है, इनके पूर्वज कौन थे, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, अननोन है टोटली अन्नत कुला। ठीक है, और एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, महापद्मनंद को जो उपाधि मिली थी वो थी सर्वशत्रांतक की। ठीक है, एक सर्वशत्रांतक की यानी कि डिस्ट्रॉयर ऑफ ऑल द क्षत्रियास, सारे क्षत्रियों को डिस्ट्रॉय करने वाला। ठीक है, सर्वशत्रांतक की उपाधि मिली थी, और इसके साथ ही साथ इनको एक राट की भी उपाधि मिली थी। एक राट भी बोला जाता है महापद्मनंद को, यानी कि सोल सोवरेन हु डिस्ट्रॉयड ऑल अदर रूलिंग प्रिंसेस, यानी कि और दूसरे जितने भी रूलिंग प्रिंसेस थे उन सब को ख़त्म करने के बाद एक जो इकलौता सोवरेन बचता है उसको बोलते हैं एक राट। ठीक है, तो एक राट और सर्वशत्रांतक की उपाधि भी किसको दी जाती है? महापद्मनंद को।
और महापद्मनंद थे पहले, जो कि कलिंग को जिन्होंने जीता था, ठीक है, उन्होंने कलिंग, और ये हमें पता चलता है हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन से पता चलता है खारवेल के कि इन्होंने कलिंग को कॉन्कर किया था। और इसके बाद वहाँ से जैन की जो इमेज थी, महावीर जैन की जो इमेज थी, उसको एज अ विक्ट्री ट्रॉफी के तौर पर ये कलिंग से लेके आए थे, ठीक है। इसके अलावा जो महाबोधि वंश है, ठीक है, महाबोधि वंश, उसमें हमें कुछ लिस्ट मिलती है 9 किंग्स की। ऐसा बोला जाता है महापद्मनंद यानी कि जो नंदा डायनेस्टी थी उसमें कुल 9 किंग हुए थे, ठीक है। तो एक तो महापद्मनंद हो गए, उसके बाद जो रहते हैं वो हमें महाबोधि वंशा जो टेक्स्ट है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, जो कि वहाँ से हमें बाकी के 9 किंग्स की लिस्ट मिलती है, जिसमें पहले थे, यानी कि पहले इन द सेंस कि महापद्मनंद के बाद उग्रसेन, पांडुका, पंडु घाटी, भूतापाला, राष्ट्रपाला, गोविशनाका, दशा सिद्धका, कैवर्त एंड धनानंद। धनानंद इस डायनेस्टी के लास्ट रूलर थे। अब हम देखते हैं धनानंद के बारे में। धनानंद क्या थे? धनानंद जिस समय पे मगध को रूल कर रहे थे, यानी धनानंद जब मगध की गद्दी पर बैठे हुए थे, उसी समय अलेक्जेंडर का आक्रमण हुआ था। अलेक्जेंडर मीन्स सिकंदर। सिकंदर का आक्रमण उसी समय हुआ था जब धनानंद मगध की गद्दी पर बैठे हुए थे। ये डायरेक्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर्स में भी आ जाता है कि जिस समय अलेक्जेंडर का इन्वेजन हुआ था, ठीक है, जिस समय सिकंदर का आक्रमण हुआ था, उस समय मगध की गद्दी पर कौन बैठा था, ठीक है, तो उस समय धनानंद थे मगध की गद्दी पर। जो ग्रीक अकाउंट्स थे, ठीक है, वो धनानंद को अग्रेमीस या जैंड्रमेस भी कहते हैं, ठीक है, यानी यह कहकर भी उनका उच्चारण किया जाता है, इनको इस नाम से भी जाना जाता है। जो ग्रीक राइटर सर्टियस थे, उनका कहना था कि धनानंद के पास एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही बड़ी आर्मी थी, जिसमें कि 20,000 कैवेलरी मतलब जो घुड़सवार होते हैं उनको इंग्लिश में कैवेलरी कहते हैं, ठीक है, तो 20,000 घुड़सवार, 2 लाख इन्फेंट्री यानी कि पैदल सेना, और 2,000 चैरियट यानी कि 2,000 इनके पास कौन थी? रथ वाली सेना जो रथ पे चलती थी, एंड 3,000 एलिफेंट, 3,000 इनके पास क्या थे? हाथी वाली सेना थी। इतनी बड़ी सेना उस समय धनानंद में थी, यानी धनानंद के पास यानी कि मगध में थी। और इनको जो है इन्वेंशन ऑफ पक्रमानी यानी कि एक पर्टिकुलर मेजरमेंट का आप बोल सकते हैं कि एक यंत्र है जिसकी खोज का क्रेडिट भी धनानंद को दिया जाता है। और फाइनली इनको जो ओवरथ्रो करता है, इनको जो गद्दी से हटाता है, वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य के एक मिनिस्टर थे, आप बोल सकते हैं उनके गुरु, मिनिस्टर, सब कुछ, जो कि थे कौन? चाणक्य, ठीक है। चाणक्य के साथ मिलकर चंद्रगुप्त मौर्य धनानंद को मगध की गद्दी से हटा करके मगध के एम्पायर को फिर से वो मगध में मौर्य एम्पायर को इस्टेब्लिश करते हैं। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे क्या हो जाता है, धनानंद का जो रूल था, उनका जो शासन था, वो ख़त्म हो जाता है, यानी नंद डायनेस्टी पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है। और अब स्टार्ट होगा कौन सा? मौर्य एम्पायर, द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट पावरफुल एम्पायर ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री, मौर्य एम्पायर, ठीक है। और वो स्टार्ट होता है कहाँ से? चंद्रगुप्त मौर्य से। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। सबसे पहले हम इनके सोर्सेज के बारे में देखेंगे कि जो मौर्य डायनेस्टी है उसके सोर्सेज क्या क्या रहे हैं, इंपॉर्टेंट सोर्सेज के बारे में, जैसे कि मेगास्थनीज की इंडिका हो गई, ठीक है, अर्थशास्त्र हो गया कौटिल्य का, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम सबसे पहले देखेंगे। उसके बाद फिर हम चंद्रगुप्त मौर्य यानी कि मौर्य डायनेस्टी पे आएंगे और डिटेल में सारे के सारे मौर्य डायनेस्टी के रूलर्स, वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन, हर चीज़ के बारे में देखेंगे, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।